नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। देहरादून नगर निगम स्थापना के 27 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 27 वर्षों में नगर निगम ने शहर की कितनी तस्वीर बदली है, यह आज भी बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में सवाल यह भी है कि देहरादून स्वर्ग बन रहा है या फिर नर्क। देहरादून नगर निगम के 27 वर्ष पूरे होने का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में सीएम ने इस बार जोर दिया है कि आने वाले समय में दून आने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि क्या पर्यटकों को बर्दाश्त करने की मौजूदा वक्त में ये शहर तैयार है। देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने कहा कि निगम अपनी स्थापना से अब 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इन 27 वर्षों में निगम ने महत्वपूर्ण विकास कार्यों और अनेक जन सुविधाओं के निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि देहरादून क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए निगम और सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है। स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, ISBT भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा लोगों का आना जाना भी है, एक बड़ी बसावट भी हो गई है। उस निमित्त बहुत सारी हमारी चुनौतियां भी हैं। हमें मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम देहरादून की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद शहर में आने जाने की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट्स, ट्रेन और बस सेवाओं के विस्तार से देहरादून एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और बसवाट में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनका समाधान कर शहर में आदर्श महानगर बनाने का जो दायित्व है, नगर निगम मजबूती से निभा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार देहरादून के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी इस अभियान को और गति दी जाएगी। हमें देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जहां देहरादून में हमको आज देहरादून एक ऐसा शहर हो गया है जहां के हवाई अड्डे से पूरे देश के लिए लगभग हमारे देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा देहरादून से प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हम इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी काम कर रहे हैं कि जिससे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर भी हमारे देहरादून से आसानी से हम फ्लाई कर सकें, आसानी से हम यात्रा कर सकें। इसके साथ ही सड़क, हमारी एलिवेटेड रोड, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों उसकी ट्रायल भी हो गई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोग देहरादून आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, धनोल्टी आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। तो उनको अब देहरादून से दिल्ली आने के लिए या देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बहुत कम समय में, यानी कि 2 से ढाई घंटे के बीच में
देहरादून और दिल्ली का सफर पूरा हो जाया करेगा भाइयों बहन। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि 2017 के बाद से अब तक सरकार ने तेज गति के साथ विकास किया है। देहरादून शहर के विकास कार्यों पर आज भी कई सवाल हैं, जबकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर को विकसित करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, फिर भी बहुत ज्यादा शहर की तस्वीर नहीं बदली है। स्थिति तो ये है कि आज भी कुछ घंटों की बारिश में कई वार्ड्स में सड़कें तालाब बन जाती हैं, क्योंकि शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम तक अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। नगर निगम देहरादून को बने हुए 27 साल हो गए हैं। 27वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन शहर की जनता पूछ रही है कि इन 27 सालों में नगर निगम देहरादून की समस्याएं दिन दुगनी रात चार गुनी गति से बढ़ी हैं। चाहे ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे कूड़े की सफाई का मामला हो, चाहे सड़कों की दुर्दशा की बात हो, स्ट्रीट लाइटों की दुर्दशा की बात हो, ये सुरसा की तरह बढ़ ही रही है। इनका समाधान करने में नगर निगम विफल रहा है और इन 27 सालों में केवल एक बार कांग्रेस पार्टी का मेयर रहा है। उस दौरान उल्लेखनीय कार्य जरूर नगर निगम देहरादून ने किए, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भाजपा के डबल इंजन ने इस नगर निगम का बेड़ा गर्क करने के अलावा कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। आखिर कब नगर निगम देहरादून उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करेगा, कब जाम के झाम से शहर वासियों को और शहर में आने वाले पर्यटकों को, सैलानियों को राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। निगम के विकास कार्यों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने सवाल हैं। 2003 से 2008 तक कांग्रेस के मेयर रहे, लेकिन उनके बाद अब तक बीजेपी के नेता ही मेयर की कुर्सी पर काबिज हो रखे हैं। 2017 से प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन वाली सरकार, फिर भी शहर की तस्वीर कछुए की चाल से बदल रही है। ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट तक नहीं जलती है। ट्रैफिक सिग्नल का बुरा हाल है। सड़क किनारे दुकानों का कब्जा है। शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण है। सड़कों के किनारे कूड़े फेंके जाते हैं। वर्षों से बिजली तारों का अंडरग्राउंड पर काम जारी है। कुल मिलाकर ये है कि कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन चुनौतियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो आज क्वेश्चन आवर में ये बड़ा सवाल है कि देहरादून राजधानी तो है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या उन पर भी फोकस हो रहा है? और जैसा अभी हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि क्या वाकई में देहरादून का विकास कछुए की चाल चल रहा है? अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि एक हाईवे ऐसा बनाया जा रहा है जो दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचा देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो देहरादून है अंदर की तरफ अगर देखें तो वही देहरादून, पिछला देहरादून मिलेगा? यही आज का मुद्दा और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभा बंदुनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। शूरवीर सिंह सजवान, पूर्व मंत्री कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रावत, यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उमा सिसोदिया जी, समाज सेवी, हमारे साथ हैं। राकेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में प्रभा जी आपसे करना चाहूँगा। देखिए, बीजेपी सरकार 2017 से प्रदेश में है, लेकिन मैं काफ़ी समय से देख रहा हूं कि देहरादून की स्थितियों में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का अपना काम कर रही है, हाईवेज बना रही है, लेकिन देहरादून के जब हम अंदर आते हैं तो वही घिसा पिटा राग, वही कछुए की चाल। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे नगर निगम को 27वां उन्होंने स्थापना अपना दिवस मनाया, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हो रहा है। ये कहना कि कितना कार्य हमारे शहर में हुआ है, मुझे लगता है अगर हम इस चीज का आकलन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब से भाजपा के यहाँ पर मेयर रहे हैं, हमने देखा है और हर साल हम ये देख रहे हैं कि प्रगति की तरफ ही हमारा शहर जा रहा है। अगर आज का ही हम ले कि जब हमने 27वां इनका स्थापना दिवस मनाया है, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वहाँ पर, मैं ये कहूँगी 46
करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। कई बार हम देखते हैं विपक्ष कहता है कौन सी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण हुआ है, तो आज हम एक एक योजना के बारे में उनको बता सकते हैं कि ये योजनाएं थी जो हमने शुरू करी थी। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमने ये योजनाएं शुरू करी थी, इनका शिलान्यास हुआ था, तो तब भी विपक्ष ये कहता था नहीं ये सिर्फ ये शिलान्यास करते हैं। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी मैं उनको, अगर ये इनको लगता है तो उनके बारे में भी इनको बताएंगे, ये योजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास भी हुआ है, लोकार्पण भी किया गया है। तो ये अपने भी बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी सभी शहरवासियों के लिए। हाँ, मैं वही सवाल और पूछ रहा हूँ उमा जी, मैं पूछ रहा हूँ प्रभा जी, देखिए ये बात ठीक है कि शिलान्यास, उद्घाटन ये तो समय समय पर हर सरकारों में होते रहते हैं, ये तो कागजी बात आप बता रही हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई 5 बड़े फ्लाईओवर्स, कोई 5 बड़ी सड़कें, कोई इस तरीके का रेड लाइट्स का काम, कोई पानी के ड्रेनेज का काम, कोई बता सकती हैं आप 4-5 काम कोई? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप ये देखिए कि आज अगर हमारे शहर की मैं बात करूँ, 35 हर कॉलोनी में आप चले जाइए, हर वार्ड में आप चले जाइए, क्या आज आपको पहले के कंपैरेटिवली वहाँ हर कॉलोनी में 2 पार्क नहीं दिखाई देते, या अगर 2 पार्क ना हो, हर कॉलोनी में, वार्ड में एक-एक पार्क बनाए हुए हैं। और देखिए कई जगह हमने देखा है कांग्रेस के पार्षद है, निधि उनको दे दी जाती है, लेकिन वहाँ पे हमने खुद ये देखा है कि हम लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है सैंक्शन करवाने के लिए। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज केवल ये जरूरी नहीं है हमारी जब से मेयर आई है भारतीय जनता पार्टी की, कि किसी व्यक्ति, या मैं कहूँगी किसी पार्टी के व्यक्ति को ही जाना पड़ता है नगर निगम में। अगर हमारे क्षेत्र में प्रभा हमने जी, मैं देखा है नगर कि निगम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हाईवेज की बात कर रहा हूं, आप पार्क की बात कर रही हैं। ठीक है, मैं जी मानता हूं कि बिल्कुल, नगर निगम का एक बड़ा रोल है, लेकिन वो आप ड्रेनेज की बात कर लीजिए, पार्कों की बात कर लीजिए, अंदर की सड़कों की बात कर लीजिए, वो तो ठीक है, नगर निगम का काम है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब देखिए रेड लाइट्स चल रही हैं, लेकिन कोई रेड लाइट्स पर रुक नहीं रहा है, ट्रैफिक सिस्टम कहीं है नहीं, आप जाम की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर ट्रैफिक देखिए कंपैरेटिवली देहरादून में, तो आज बिंदास रिस्किना जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसी के लिए प्रस्तावित है ना, कि जो आने वाले समय में दबाव बढ़ रहा है वो प्रस्तावित है हमारा। अगर आप आईएसबीटी में देख लीजिए, आज से जस्ट 2 साल पहले क्या स्थिति वहां पर बन जाती थी जब बरसात होती थी, और आज अगर उसको पहले की देखें तो आज पूरा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा इतनी बारिश हुई, लेकिन आईएसबीटी का जो ट्रैफिक था जहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव रहता है, बिल्कुल वहां पर ठीक है। आप शिमला बाईपास पर चले जाइए, वहां पर रेड लाइट से बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर किसी का, आप बल्लूपुर पर चले जाइए जहाँ पे ट्रैफिक ठीक है, का दबाव रहता है, ठीक है, आप राजपुर पे, अपनी और अपनी सरकार की, पार्टी की जो है वो बता रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है। शूरवीर सिंह सजवान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि देहरादून उनके वक्त में कैसा रहा होगा। शूरवीर सिंह सजवान जी, आपने तो काफ़ी लंबा समय राजनीति में देखा है, देहरादून को आप बहुत पुराने समय से देखते हुए आ रहे हैं। क्या वाकई में 2017 से और अब 25 चल रहा है, कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है? देखिए ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देहरादून में इसलिए आते थे कि यहाँ एजुकेशन हब मानते थे, यहाँ शांति के लिए आते थे, और आज ऐसी शांति हो रही है कि कोई बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो, कोई सुबह टहलने नहीं जा सकते। जी, आज जो पूरे देहरादून में नहीं, पूरे उत्तराखंड में तो बहुत बुरा हाल है। और देहरादून नगर निगम जब से बना है, देहरादून नगर निगम में जितने लोग आज तक पदाधिकारी बने हैं, उनका बार बार ये कहना कि नगर निगम ने ये विकास कर दिया है, विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। और देहरादून का हर नागरिक परेशान है। देहरादून के हर नालों में बदबू आ रही है। ठीक है सजवान जी, एक बात आप ही बता दीजिए। चलिए, 17 से पहले तो आपकी सरकार थी, तो आप ही बता दीजिए कि देहरादून के लिए आपने क्या किया? 17 से पहले हमारी सरकार थी, पर हमने ढिंढोरा नहीं पिटवाया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आज ढिंढोरा पीटा जाता कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। उस समय ढिंढोरा नहीं पिटवाया गया। और शुरुआती दौर में जो पंडित नारायण तिवारी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसने जो यहाँ की व्यवस्था की थी, वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में जो काम हुआ था, उस पर भी आज पलटा फेर दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं
सिंचाई मंत्री था जी और सिंचाई की जो नहरें थी, जी आप देहरादून में जितनी रोडें उस समय अंदर बनी, इसी रोड को आप जानते थे, इसी रोड कैसी थी? जी आप कह रहे हैं कि आपने अपने विभाग से उस सड़क को बनाने का काम किया सिंचाई से? सिंचाई विभाग की ही वो कैनाल रोड थी नो। तो कैनाल की जितने रोडें हैं पूरे प्रदेश में, जी कैनाल की जितने रोडें हैं पूरे प्रदेश में, आज उन रोडों को देख लीजिए जो हमने बनाई। आज जैसे जिस तरह से हमने बनाई है उसी तरीके से है, उनका हाल बेहाल कर दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ राकेश मिश्रा जी भी हैं। राकेश जी, आपने दोनों नेताओं को सुन लिया, दोनों नेताओं को सुनने के बाद क्या ये स्पष्टता आपको लगती है कि नहीं, जो विकास देहरादून के अंदर होना चाहिए था, जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि नहीं भाई 2 घंटे से दिल्ली देहरादून, और ट्रायल भी हो गया दिल्ली से देहरादून के हाईवे का, एलिवेटेड रोड तैयार है, बनकर तैयार हो गया है भाई, वहां तक तो हो गया ना, लेकिन आगे क्या होगा? ठीक है, दिल्ली के लोग आ जाएंगे, हरियाणा के आ जाएंगे, आगे क्या होगा फिर? जाम तो अभी भी इतना है वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि दून क्या है, देहरादून क्या है। दून एक घाटी है, कोई मैदानी क्षेत्र तो है नहीं, बिल्कुल एक छोटी सी जगह है। आप उसका रेडियस 10-12 किलोमीटर का मान लीजिए, एक घाटी है। उसी घाटी में आज की डेट में लगभग 35 लाख की जनसंख्या का दबाव है जी। तो पहली समस्या तो हमारे सामने यही है, जनसंख्या। कि एक छोटी सी जगह में जहां शहर की जनसंख्या लगभग 25 लाख 26 लाख हो गई है, अगर आज जनगणना कराई जाए तो ये 35 लाख से ऊपर है। तो 35 लाख लोगों को, और दूसरी क्या है, ये पुराना शहर है, अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है, उस समय की राजधानी थी, नौकरी पेशा वालों का शहर था, सर्वे ऑफ इंडिया का शहर था, मिलिट्री का शहर था। तो ये उस समय का प्रशिक्षण, तो यहाँ केवल नौकरी करने वाले बड़े तबके के लोग रहते थे। और क्या है कि आज भी आप देहरादून शहर के अंदर जब घुसोगे, आप मेन रोडों को छोड़ दीजिए, तो गलियां 12 फुट से ज्यादा की नहीं है। बिल्कुल, कोई भी गली 12 फुट 15 फुट, नई बस्तियां बसी हों, सघन बस्तियां, मैं उसमें 20-22 फुट का है। तो अब एक बड़ी समस्या ये भी है कि पुराने चीजों को छोड़ के नई चीजों पे लाना। उसके बाद क्या, स्मार्ट सिटी का दावा फेल हो गया। इसी भाजपा सरकार ने सन 2014 में स्मार्ट सिटी बनाने का भी काम शुरू किया था, तो जिसमें पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम भी नया बना, सब कुछ चीजें नई हुई, फिर ड्रेनेज चौक होने लगे, फिर उबाल आने लगा, फिर उसको नए तरीके से दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। तो नई परिपाटियां, नई चीजों की संभावनाओं को खोजते हुए कुछ चीजों पे अभी स्ट्रीमलाइन। अब क्या है कि 35 लाख तो अपने घर के लोग रह रहे हैं। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि 35 लाख तो हो रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या उस तरीके से संसाधन भी बढ़ रहे हैं? क्या उस तरफ भी ध्यान है सरकार का? उसके बाद आप फ्राइडे की नाइट को देख, फ्राइडे के दोपहर में 2 बजे से लेके, हाँ, और संडे तक, और मंडे को दोपहर तक, हाँ, देहरादून में आप अपने घर में रहो तो बेहतर है। बेहतर है। बाहर के बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ आते हैं। बाहर अगर आप निकलोगे तो आप अगर मान लिया प्रिंस चौक से और ISBT तक जा रहे हो जी, तो आपको 2 घंटे और 1.5 घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल। अब वो सरकार को ये तो चेतना पड़ेगा, यहाँ MDDA भी काम कर रहा है, नगर निगम भी काम कर रहा है, और कई एजेंसियां, स्मार्ट सिटी भी काम कर रही है, कि हमें कितने बड़े संसाधन की जरूरत है। एलिवेटर खुलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है कि और जनसंख्या का दबाव और लोगों का दबाव बिल्कुल यहाँ बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो अब सभी दलों को चाहिए कि उस समस्या के निदान की तरफ बात करें। ठीक है, दीपक रावत जी, आपको क्या लगता है कि ठीक है, जनसंख्या तो जैसे बता रहे हैं वैसे कि यहाँ 35 लाख के आसपास हो गई है, लेकिन क्या उस स्तर पर काम भी हो पा रहा है? सचिन जी, एक प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, और वो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछना पड़ेगा, क्या देहरादून स्मार्ट सिटी बन गया है? 2015 से ये प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, और आज 1537 करोड़ रुपए अलॉट हो चुके हैं, जिसमें 50% राज्य सरकार को देना था, 50% केंद्र सरकार को देना था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आज हम यहाँ बैठे हैं देहरादून में, और नगर निगम उसी के अंतर्गत आता है, और आज 27वां अपना वर्षगांठ बना रहा है, मैं पूछना चाहता हूं क्या भारतीय जनता पार्टी ये ताल ठोक के बोल सकती है कि देहरादून स्मार्ट सिटी बन चुका है? और यदि बन चुका है तो गूगल करके देख लीजिए, 100 में से 18 शहरों के नाम में देहरादून नहीं है। सचिन जी,
और आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, घंटाघर जहां की आप बात कर रहे हैं वहां का रेडियस ले लीजिए, मात्र 15 किलोमीटर के रेडियस में पूरा देहरादून खत्म है। बिल्कुल सही बात। मतलब आपका छोटा सा प्रदेश, छोटी सी राजधानी और छोटा सा शहर, वो आपसे स्मार्ट सिटी नहीं बनाई जा रही है, और भारतवर्ष के तमाम बड़े बड़े शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गए। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किस पूरा आप देख लीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम उनकी प्रायोरिटी में था स्मार्ट सिटी में, आपके जो इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए वो सिस्टम में है, ठीक है, तो 24 आवर्स पानी मिलने की सुविधा उसमें है, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या सचिन जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या हो गया, क्या ये काम हो गया है? तो कहां गया वो पैसा करोड़, कहां गया 1537 करोड़? आरोप लगे हैं इससे पूर्व डीएम तो पूर्व यहाँ के जो हमारे मेयर रहे हैं गामा जी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच होनी चाहिए, ये आरोप लगे हैं, और यही कारण रहा कि उनको दोबारा टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वरना वो सबसे प्रबल दावेदार थे। जब ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में चल रही है, और गामा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अवार्ड इस प्रदेश इस नगर निगम को मिले हैं, तो क्या कारण है उन्हें दोबारा? ठीक है, प्रभा जी से जवाब ले लेते हैं, फिर हम उमा जी के पास चलेंगे। प्रभा जी, क्या जो बातें कह रहे हैं यूकेडी के प्रवक्ता, तो उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी जो यूकेडी के प्रवक्ता हैं उनको बार बार मुझे लगता है कि शायद वो उनको मैं ये पूछना चाहूंगी, आप कब से देहरादून में हैं और जब से आप देहरादून में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया है? अरे प्रभा जी, स्मार्ट सिटी बन गया है ना, बन गए हैं, सड़कें जो चौड़ी हो अरे रही मेरी है, बात बदलाव सुन लीजिए, नहीं है। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको कोई स्मार्ट सिटी बदलाव बन कभी गया नहीं है? दिखाई दिया? आप स्मार्ट सिटी में रहती हैं प्रभा जी, आप स्मार्ट सिटी में हैं, क्या आपको आप स्मार्ट सिटी में हैं? जितनी भाई चौड़ीकरण सड़कों का हो ये रहा अंधभक्तों की तरह वही अंधभक्ति बोलेगी जो आप बोल रही हैं। फ्लाईओवर आप मुझे बताइए, आप स्मार्ट सिटी में हैं? से लेकर प्रभा जी, टेप रिकॉर्डर बंद करिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब सुनिए। से लेके आप स्मार्ट सिटी में हैं? हाँ, इनका जवाब दीजिए। बन रहे वो आपको अरे जवाब दीजिए, जवाब देते नहीं बनता आपसे। दिख रहा है वो 1537 करोड़ रुपए खा गए आप। कहने का मतलब है जो 2024 में केंद्र सरकार ने आपको बजट अलर्ट नहीं करा है स्मार्ट सिटी का, आपके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे कोई सारा पैसा टका लिया आप लोगों ने नगर निगम में पूर्व मेयर ने, आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, मुझे ये लगता है जवाब दीजिए, टेप रिकॉर्डर ऑन मत करिए, और कुछ ये टेप रिकॉर्डर ऑन मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सुन लीजिए, बन गया है। सुन लीजिए दीपक सचिन जी, आप पूछिए इनसे कहाँ है 1537 करोड़, कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है देहरादून में, इनका जवाब पूछिए। उनको सुन लीजिए, सुन लीजिए उनको। आज बच्चों के अरे आप स्मार्ट सिटी में बच्चों में कहाँ जा रही है? तो आप ये ड्रेनेज सिस्टम की बात करिए, पैसा खर्च किया गया उसको डेवलप कहाँ है करने के पैसा लिए, जो खर्च? हमारी सरकारी परेड ग्राउंड तक आपने खेल पूरा के नहीं मैदान किया, है, पूरा कार्य। वहाँ परेड ग्राउंड में आप चले जाइए, वहाँ कहाँ आपको चले कुछ जाइए? नहीं आता है, क्या करा आपने परेड ग्राउंड का? चले जाइए सबको जोगी वाला पता है कि वो वहाँ साइकिल कुछ नहीं जो आपको आपने दिखाई साइकिल देता है। साइकिल रिंग रोड पर जो चले आपने जाइए, साइकिल के लिए वहाँ रोड बनाई थी आप उसमें भी ट्रक आ गए थे। चले जाइए परशुराम चौक तक, कितना आपका भ्रष्टाचार अगर किसी ने देखना हो तो परेड ग्राउंड सबसे पहले जाना है। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। उमा जी, आपको क्या लगता है कि एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, लेकर आप बैठ गई है, केवल एक रास्ता जो नहीं बना उसके पीछे आप कौन सा पड़े रास्ता? हैं, वो ड्रेनेज तो बन गया कह रहे आपका? हैं इंटीग्रेटेड कि वो भी कमांड बन सेंटर बन जाएगा। गया आपका? हमने ये तो नहीं आप कहा मुझे है कि बताइए, 100% बन गया क्या बना दिया आपका? है। चलिए, 1537 करोड़ रुपए जनता पूछ रही है आपसे। ठीक है दीपक जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। प्रभा जी, हम आपको सुन रहे हैं प्रभा जी, आप जवाब दे रही हैं, लेकिन जो बात दीपक जी कह रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि देहरादून का नाम पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत डेवलप्ड सिटियों में शुमार हो रहा है, लेकिन कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो आप देख रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज चर्चा चल रही है देहरादून के विकास को लेकर कि क्या वाकई में देहरादून स्वर्ग बन रहा है या फिर जो पहले कहा जाता था कि नहीं डेवलपमेंट यहां होना चाहिए उस स्तर पर काम हुआ है। तमाम राजनेताओं को और विश्लेषकों को आप सुन रहे हैं। उमा जी हमारे साथ हैं, समाज सेविका हैं।
उमा जी, आप एक महिला होने के नाते आप इतने लंबे समय से देहरादून में रह रही हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि जब आप यहाँ पर आए होंगे तब आपने क्या परिस्थितियाँ देखी, आज कितना डेवलपमेंट, कितना बदलाव हुआ देहरादून में? सचिन जी, मैं अपने बचपन को सच कहूँ तो मैं याद ही नहीं करना चाहती कि जब हमारा बचपन था उस समय देहरादून क्या था और अब क्या है। मैं इस बात को मानती हूँ कि जब हम सो कॉल्ड विकास जब हम कहते हैं, वो जब हम कंक्रीट के जंगलों की बात करते हैं, हमारे नज़र में यही विकास है। इसी बात को कह दिया जाता है कि देहरादून में विकास हुआ, बड़े बड़े मॉल बन गए, चौड़ी सड़कें बन गई। उस विकास ने हमारी हरियाली को किस तरह से लीला है, उस विकास ने हमारे जो पर्यावरण है, हमारी जो देखिए 1942 तक यहाँ पर बर्फ पड़ा करती थी और अब मसूरी में भी बर्फ नहीं पड़ती है सर्दियों में। पिछली बार मसूरी मुश्किल से 1 या 2 बार बर्फ पड़ी। उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, हमारी नजर में अगर यही विकास है तो चलिए इस विकास को ही मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर बड़े बड़े मॉल बनवा दिए, आपने यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनवा दी, यहाँ पे बड़े बड़े आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए, यहाँ पे बहुत बड़े फ्लैट के जो बड़े बड़े वेंचर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन सचिन जी, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, क्या वो विकास हुआ है? एक टैक्स पे ही होने के नाते मुझे ये सब चर्चाएं सुन के मुझे बड़ा दुख उस समय हो रहा था कि हम हर तरीके से यहाँ पर टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। जो भी कांग्रेस के नेता कह रहे थे शूरवीर सिंह कि भाई सिंचाई विभाग में मंत्री रहे हैं, हमने सड़कें बनवाई है, तो क्या अगर दोनों में कंपेयर किया जाए उमा जी, तो आपको बेटर कौन सी गवर्नमेंट का काम लगा? देखिए, मैं दोनों ही गवर्नमेंट को बोलूंगी, दोनों ही गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगी कि पिछले 16-17 सालों से नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मेयर यहाँ पर हमेशा चुने जाते हैं और इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है, जैसे केंद्र में भी आपकी सरकार और इस समय यहाँ पर दोनों सरकारें आपकी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र हमारी बात नहीं सुन रहा, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने काम में आप पूरी तरह से पीछे हुए हैं। ठीक है प्रभा जी, अब देखिए बड़ी बात यहाँ पर तमाम गेस्ट कह रहे हैं, सिर्फ आपके ही काम पर, बीजेपी के काम पर सवाल उठ रहे हैं। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हाँ बीजेपी ने यहाँ पर काम किया है, जबकि विकास, विश्वास, ये तमाम चीजें का दावा तो सरकारें आपकी केंद्र की भी करती है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ये हालत क्यों हो रही है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी, अगर आप इसमें कह रहे हैं कि सब यहाँ पर विपक्ष, देखिए ये विरोध करना कांग्रेस को मैं इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि कांग्रेस अपना भ्रष्टाचार उस समय क्या इनके चरम पर भ्रष्टाचार, इनके तो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी क्या बयान देते थे मीडिया में, आप देख लीजिए ना। वो तो कहते थे कि आप मेरे को मुख्यमंत्री बना रहने दीजिए, आप इस प्रदेश को भेज दीजिए। तो ये हमें ये सिखाएंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है। आज आपने दिल्ली का ब्रांड उत्तराखंड को दे दिया, आप ये बताइए तो ये कौन सा इन्होंने भ्रष्टाचार, तो इसलिए कांग्रेस को तो आप भ्रष्टाचार से हमारी सरकार से मत काउंट कीजिए। यूकेडी उनकी बी टीम बन चुकी है। हाँ, जो विश्लेषण से उन्होंने प्रभा जी, बी टीम और ए टीम की बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट की बात हो रही है। नहीं, आप नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, आपके प्रश्न का पहले मैं जवाब दे रही थी ना। आपने ये बोला कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो सब विरोध कर रहे हैं, तो मैं ये आपको बता रही थी कि जो विरोध करने वाले हैं वो नहीं, जो आप अब ये तो आपको हिसाब से सवाल पूछेगा तो आप ये कहेंगे कि ये उनकी बी टीम है, ये उनकी ए टीम है, आप उसका जवाब दे दीजिए ना, ये सवाल पूछ रहे हैं। विरोध करने वाला अगर व्यक्ति वो हो जो न्यूट्रल हो तो मैं उसको मान। चलिए, यूकेडी बी टीम हो गई, समाज सेवी किसकी बी टीम है, विश्लेषक जो राजनीतिक वो किसकी बी टीम है? वही मैं उनकी बात पर आ रही है। उन्होंने कहा है कि ग्रीन सिटी के बारे में उन्होंने बात करी है कि जो हरियाली है वो लुप्त होती जा रही है जब विकास हो रहा है। तो देखिए, मैं ये मानती हूँ कि नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जब भी कोई विकास होता है वहाँ पे हरियाली, जो हमारे कहेंगे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, उनको निश्चित तौर पर काटा जाता है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, अगर पहले हम कहीं पर 20 पार्कों का निर्माण किया जाता था तो आज हमारे शहर में, इनको बोलिए, सुन लीजिए पहले, आज वहाँ पर 50 पार्क हमारे शहर में बनाए जा रहे हैं। अगर कहीं पे 50 पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसकी जगह हम 100 पेड़ लगाने का हमारा अभियान चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये निरंतर अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, या हम ये कहें कि हर साल या हर महीने हमारा जो करेला का पर्व अभी गया, हमने 5,000 पेड़ लगाए हैं। आप ये कहना कि हमारी सरकार केवल मॉल बना रही है, हम केवल बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे, और हमारे जो अभी मेयर बने हैं उनका तो मैं ये कहूंगी कि जब वो मेयर की उन्होंने शपथ ली थी, उससे पहले ही उनका तो एक, मैं कहूंगी जो कदम ही गई है कि मैं जो देहरादून है उसको पुरातन स्वरूप में मैं इसको लेकर आऊंगा। ठीक है, शूरवीर सिंह सजवान से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो कांग्रेस की भी बनती है ना, बड़े बड़े नाम यहाँ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। शूरवीर सिंह सजवान जी, क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया जाएगा कि नहीं भाई अब तो 17 के बाद तो बीजेपी आ गई
और इतने सालों से तो मेयर का कब्जा है बीजेपी का यहाँ पर नगर निगम में, क्या सिर्फ ये कह करके काम चल जाएगा? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी सजवान जी? मुझे लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। राकेश मिश्रा जी, सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आज बीजेपी पर तो सवाल उठ रहा है, ठीक है, अब जो हरियाली की बात कही जा रही थी, थोड़ा मैं उसमें ये करेक्ट करना चाहता हूं कि जब डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है जगह की ज़रूरत पड़ेगी, और जब जगह चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमको पेड़ जो हैं उसको भी काटना पड़ेगा। लेकिन सजवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शूरवीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो सुन नहीं पा रहे हैं। राकेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको जगह चाहिए तो पेड़ को काटना भी पड़ सकता है, लेकिन वो काम तो आप बाहरी स्तर पर कर रहे हैं ना। आप अंदर देहरादून में जाकर तो प्लॉटिंग की जा रही है, बड़े बड़े जो खेत हैं उनको फार्म हाउस बनाने के लिए जगह दी जा रही है, तो आप बाहर से लोगों को आकर ये कह रहे हैं कि आइए बसिए देहरादून में, लेकिन अंदर का सिस्टम तो बिल्कुल खोखला है ना। देखिए, जहाँ विकास शुरू होता है, जहाँ विकास की धारा, अब उसमें जैसे बाय द वे कोई व्यक्ति सहारनपुर से आया, यहाँ का नियम है कि वो 300 गज तक ज़मीन ले सकता है। उसने अपनी ज़मीन ले ली, अपने हिसाब से MDDA से नक्शा पास कराया, मकान बनाना शुरू किया, तो और ज़मीनों का रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि शायद ही इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। अब सरकार को यहाँ सख्त होना पड़ेगा। हाँ। हर मामले में अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो आप बताइए, आज देहरादून का ये AQI लेवल 10 से ऊपर कभी हुआ ही नहीं। हाँ। और आज अभी अपने मोबाइल में चेक करिए 139 है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, ये तो और बढ़ेगा ना, जैसे जैसे हाईवे बन गया। अगर अभी जो विक्रम चल रहे हैं ग्रीन, ये नीले वाले, डीजल, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ये पैदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन पैदा लेकिन अभी जैसे इनको छेड़ेगी सरकार तो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और विपक्ष उसका साथ, तो फिर यही समाज सेवी जितने हैं ये गरीबों की बात करने लगेंगे। सरकार जब दम घुटने लगता है, अब दिल्ली में दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग सांस लेने की उनके पास इतनी समस्याएं हो रही हैं, अब जाकर के जाग रहे हैं कि नहीं अब तो सीएम साहिबा भी खड़ी हैं पाइप लेकर हाथ में। सरकार वहां इलेक्ट्रिक बसों को पूरी तरह से कर देगी, नहीं चलेगी, अब चलाई दिल्ली वालों ने, दिल्ली में चल रही हैं अब इलेक्ट्रिक बसें चली। मैं कह रहा हूँ अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? वो दिन दूर नहीं है जब देहरादून में आज यहाँ पे टाटा मैजिक और विक्रम रोडों पे घूम रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए सबसे ज्यादा प्रदूषण। शूरवीर सिंह सजवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजवान जी, ये बताइए, मंत्री जी, क्या ये सिर्फ काम चल जाएगा बीजेपी को कहकर के कि भाई बीजेपी 17 के बाद है तो आप कीजिए, आपकी सरकार को भी तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी। अभी आपने मेरे से बताया कि भाई सिंचाई विभाग की हमने एक सड़क बनाई थी, सड़कें तो बनती और टूटती रहेंगी, एक नहीं अनेकों सड़कें बनाई, सड़कें बनना और टूटना तो लगातार चलता रहता है, लेकिन कोई बड़े डेवलपमेंट के काम की जिससे देहरादून को निजात मिल सके इन चीजों से? देखिए, देहरादून को याद दिलाने के लिए सड़कों का, जैसे आपने पहले शुरुआत में सड़कों की बात करी, हमने रायपुर चौक से और थानों होते हुए और भाने वाला जो सड़क का निर्माण करवाया, वो इसलिए करवाया था कि बेवाले का जो पुल था, बेवाले के पुल के नीचे जाम लग जाता था और उस जाम से निजात दिलाया। फिर उसको उस पुल के ऊपर से सड़क बनाई, रेलवे पुल के ऊपर से, और पंडित नारायण तिवारी ने लोगों को के आवागमन के लिए सुधार किया। आज जो दिल्ली से देहरादून कितने घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में बोल रहे हैं, वो जिस दिन दिखा देंगे ना किसी को, हम उनको सलाम करेंगे। काम धरती पर दिखाई देता है और सरकारों के काम को मूल्यांकन करने के लिए कई एजेंसियां हैं। जो समाज सेवी है वो निष्पक्ष भाव से देखते हैं। नहीं, हाईवे का काम केंद्र सरकार कर रही है, वो तो ठीक कर रही होगी ना, उसके तो आप कहीं ना कहीं प्रशंसा करेंगे। देखिए, एकमात्र व्यक्ति गडकरी जी हैं जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी रोटी खा रही है। उसके अलावा कोई दूसरा आदमी बताओ कि देश में क्या हुआ, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो काम मनमोहन सिंह जी के जमाने में शुरू हुए थे। दिल्ली के अंदर वो काम शीला दीक्षित ने शुरू किए थे। नहीं, ये बात आपकी सही है, शीला दीक्षित जी ने काम किया दिल्ली में, हमने खुद देखा है।
दीपक रावत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, बीजेपी केंद्र से स्तर पर देखा जाए, जैसे गडकरी जी के काम की भी जिक्र हो रहा है, गडकरी जी ने काम अच्छा किया है, नहीं तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि भाई मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से इतनी जल्दी हम देहरादून आ सकते हैं, लेकिन अंदर की जिम्मेदारी भी तो बीजेपी को लेनी होगी ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो अच्छा काम करेगा उसका जो विरोध करेगा तो दुनिया कहेगी कि अंधे हैं। हाँ बिल्कुल। दीपक जी, फिर आप, मैं उमा जी से पूछूंगा जी। दीपक जी बोलिए। तिवारी के कार्यकाल में जो हमारी सरकार ने पहले काम किए वो दुनिया देखती है। ठीक है। कि उधम सिंह नगर से लेकर हरिद्वार जिले से लेकर देहरादून तक जो फैक्ट्रियां लगी उसमें हजार लोगों के हाथों को काम मिला, लोगों को रोजगार। लोग ये चाहते थे कि उत्तराखंड बने तो हमारे हाथों को रोजगार मिले, हमने रोजगार दिया। और आज हालात ये है कि कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और कई लोग, स्थानीय लोगों को निकाला जा रहा है। उसमें भाई भतीजावाद फैल गया। ठीक है सजवान जी, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। दीपक जी आप बोलिए। देखिए सचिन जी, जिम्मेदारी लेने के लिए जिम्मेदार होना जरूरी है। जब आप जिम्मेदारी नहीं होना चाहते तो जिम्मेदारी कैसे लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या नगर निगम के उनके अध्यक्ष हो, ये जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। नहीं देखिए दीपक जी, थोड़ा से ऊपर चलिए आप। देखिए नगर निगम को छोड़ दिए, नगर निगम ना तो एलिवेटेड रोड्स बना सकता, ना रोड्स को चौड़ा कर सकता, वो अंदर का काम तो कर सकता है, ड्रेनेज व्रेनेज का। आप पुष्कर सिंह धामी जी का बताइए कि उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं कर पाए वो। आप मुझे एक चीज बताइए, आप ये बात तो आप कह रहे हो कि आपने हाईवे बना दिया जो 2.5 घंटे में दिल्ली तक यहाँ पहुंचा देगा। आप मुझे बताइए, दिल्ली में हमारे जैसे ही वो प्रवेश द्वार में बैठेगा उसके बाद कहाँ जाएगा वो? 2.5 घंटे में दिल्ली से तो यहाँ जाएगा और मसूरी जाने में 5 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। तो आपका फायदा क्या हुआ उसको लाने का? यहाँ यदि वो मसूरी घूमना चाहता है या पर्वत जहाँ पर अपना समय व्यतीत करना चाहता है, 2.5 घंटे में वो घर से तो आ जाएगा आपके द्वार तक। उसके बाद क्या करेगा वो? पैदल। क्योंकि उसके बाद जितने भी अगर आप दिल्ली जाते हो, यदि आप एयरपोर्ट से भी अगर आप दिल्ली से आ जाएं और जितना समय आपको दिल्ली से यहाँ देहरादून में आने में लगता है, उससे ज्यादा समय एयरपोर्ट से आपको देहरादून में जहाँ पर हम आपके इस स्टूडियो में बैठे हैं यहाँ लगने वाला है। क्यों पुष्कर सिंह धामी नहीं चाहते? क्या यही है? नहीं, क्या हो रहा है? लैप्स क्या, कहाँ चीजें खराब हो रही हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो दीर्घकालिक योजनाओं की समस्या आ रही है। आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं कि किस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी, किस हिसाब से हमने रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, किस हिसाब से हमने मैनेजमेंट करना है, क्राउड मैनेजमेंट करना है। ये सिस्टम ही नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए नगर निगम में, अगर मैं नगर निगम की बात क्यों कर रहा हूं, विषय आपका नगर निगम का है, अगर एक भी नगर निगम की कोई योजना मुझे बता दीजिए जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बनी हो, कि 20 साल के प्रोजेक्ट के लिए हम आज योजना बना रहे हो। उमा जी, आप जैसे ऐसी कोई भी योजना नहीं बनी हुई है। कारण यह है उसका सारा दबाव जो है आज की डेट में जनसंख्या के ऊपर आ रहा है और उसका सारा का सारा पूरा जो भी नीतियां बन रही है वो पूरी की पूरी धराशायी हो रही है। कहीं पर भी कोई चीज सिस्टमेटिक बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है उमा जी, आप बताइए क्या लगता है, जब आप अपने क्षेत्र में घूमते होंगे या इधर से उधर कुछ कार्यक्रमों में जाते होंगे, कभी देखा है कि भाई सड़कों के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मजबूत किया जा रहा है? सचिन जी, मैं वही एक बात कहना चाह रही थी कि हम लोग एक बार चाइना गए, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, तो हमारा शिप वहाँ पर था। तो उसके बाद हम जो पड़ोस के जो कोस्टल जो सिटीज थे वो हमने देखे और चाइना की दीवार भी हम देखने गए। तो लगभग हमने पहली बार मैंने अपनी लाइफ में वहाँ पर हाईवे देखा था, जिंदगी में पहली बार, या से 15 साल पहले की करीब की बात है, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में हाईवे देखा। हमें बताया गया कि यहाँ से जो चीन की दीवार है वो लगभग 350 किलोमीटर है। तो हमें लगा कि 350 किलोमीटर मतलब 8-10 घंटे का सफर होगा, और वो सफर हमने मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट किया। फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर, फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर गाड़ी चलती चली गई और हम लोग चाइना का विकास देखकर बिल्कुल अचंभित थे। और सच बताऊं सचिन जी, इतना दर्द मुझे आज इस समय यहाँ पर बैठकर है कि हमारा पड़ोसी कंट्री क्या, जब वो विकास, जबकि वो भी, उनकी भी पॉपुलेशन कम नहीं है हमसे, लगभग हम अभी कुछ दिनों पहले ही नंबर 1 पॉपुलेशन पे आए, वो उससे पहले नंबर 1 पॉपुलेशन था, आसपास ही हमारी पॉपुलेशन है। लेकिन वहाँ का विकास और यहाँ के विकास में जमीन आसमान का अंतर है। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें कभी कभी अपने दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है। ठीक है प्रभा जी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन हमारे राजनेता इस बात को समझ लेंगे, ये प्रण कर लेंगे कि हाँ हमें अपने देश के लिए करना है, उस दिन हमारे देश में भी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर गडकरी जी हाईवे बना सकते हैं तो धामी जी भी देहरादून को और पूरे उत्तराखंड को सही कर सकते हैं। प्रभा जी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। प्रभा जी ये बताइए, जब हम हरिद्वार से देहरादून में एंट्री करते हैं और जब हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं,
तो पहले की अपेक्षा दोनों ही हाईवेज पर बहुत कम समय लगता है, नहीं तो वहां पर भी इतना लंबा जाम लगता था। आप देखिए मेरठ और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने में बहुत कम समय लगता है, सारा हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश से जब हम इधर एंट्री करते हैं सहारनपुर से, तो भी यहाँ तक काफ़ी बिहारीगढ़ तक हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन जब हम देहरादून में दोनों ही तरफ से एंट्री करते हैं, तो जिसको मसूरी जाना है, जिसको पांवटा साहिब जाना है, शिमला जाना है, तो वो तो 2 घंटा 3 घंटा अब बस इसी में टहलता रहेगा। देहरादून में तो आप भी मानती हैं कि नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है, इसको ठीक होना चाहिए। देखिए, मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानती भी हूँ और देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर इसको स्वीकारा भी है। ऐसा नहीं है, आज अगर आज का उनका आप वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने कहा है कि चुनौतियां हैं अभी हमारे सामने, हमें इसे ठीक करना है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं हमारी सरकार की नहीं, हमने इसको ठीक कर लिया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अभी तक जिस प्रकार मैं सुन रही हूँ कि कुछ करा नहीं गया है, या चाहे हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा सरकार के बारे में। अगर आज हम ये कहें कि पांवटा साहिब के लिए भी रोड बन रहे, हाईवे बन रहे हैं, तो इंटरनल भी बहुत सारा चौड़ीकरण किया गया है सड़कों का। लेकिन आप इसमें देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि एक जो सोशल अवेयरनेस की बात भी इसमें हमें कहीं ना कहीं जोड़ने की आवश्यकता मैं जरूर समझूंगी। क्योंकि ये देखिए, हम सब लोग, हम ही लोग हैं, ट्रैफिक किसकी वजह से हो रहा है? अगर हम ही जो लोकल यहाँ के लोग हैं, अगर आप कहीं छोटे से समारोह में भी आप चले जाइए, आप मेन रोड में अगर बिल्कुल खाली है, मैं तो खुद, आप लोकल उसमें भी जाइए, अगर इसको थोड़ा सा आप हटकर देख लीजिए, एक आपको शादी समारोह में जाना होता है, उसके अंदर आप वेडिंग पॉइंट में चली जाइए, सड़कों में आप कहते हो ट्रैफिक है, उसके अंदर तक भी जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि हम सड़क से लेके उस वेडिंग पॉइंट के अंदर तक भी पैदल चले जाए। अगर अंदर पार्किंग होगी तो वो अंदर तक पूरी अपनी गाड़ियां ले जाएंगे, और उन गाड़ियों में वापसी में क्या होगा, ये हमने खुद ये देखा है वहां पर कि वापसी में वेडिंग पॉइंट के अंदर जाम लगा हुआ है। सड़कें छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल खुली हैं, तो आपको वेडिंग पॉइंट से बाहर मेन रोड तक आने में भी इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है। रावत जी आप बोलिए, फिर मैं राकेश जी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। रावत जी, जो बातें बीजेपी प्रवक्ता कह रही हैं, सोशल अवेयरनेस की भी वो भी बहुत मान रहे हैं कि जरूरत है। नहीं भाई, सरकार को काम करना कर चाहिए। रही आप है। बाहर से तो एंट्री कर रहे हैं देहरादून में, लेकिन आपको 2 घंटे देहरादून में घूमने में लग रहे हैं। देखिए सचिन जी, विषय यह है कि अभी 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में है। इनका प्रोजेक्ट बताइए, इससे पहले 5 साल भी रहेंगे, पूर्व में भी। तो आप जब तक प्रदेश को लेकर, केंद्र में लेकर 15-20 साल के प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, उसमें नीति नहीं बनाएंगे, सरकार किसी की भी रहे, पूर्व में अगर पूर्व सरकार किसी की भी रही हो, अगर प्रोजेक्ट बनेगा 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का, तो जो भी सरकार रहेगी वो उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट ही नहीं बनाएंगे तो स्थिति ऐसी आएगी जिस स्थिति की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट दूरगामी आप भारतीय जनता पार्टी आज में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है, जो हमारी जगह जगह अभी जो नई पार्किंग बन रही है, हर मल्टी जितने भी हमारे मॉल्स हैं, क्या वो नई नहीं बन रही है? मॉल की बात नहीं हो रही है। नहीं, आप जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है उस समस्या की बात हम कर रहे हैं। आप 2.5 घंटे में दिल्ली से तो यहाँ ले आएंगे, पर यहाँ 5 घंटे लग जाएंगे उसको मसूरी पहुँचने में। पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा अभी डिबेट में चर्चा चल रही थी। 2.5 घंटे में लाने का इलेक्ट्रिक बसें चल रही है ना जवाब दीजिए आप। शहर में, वो क्या करने के लिए आएगा? शहर में जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो भी चल रही है। आप ये बोल सकते हो कि उनकी संख्या कम है, जैसे ही वो शहर में घुसेगा, सरकार बढ़ाएगी। अभी अगर हमारे पास 50 इलेक्ट्रिक बसेस है तो आने वाले समय में वो 200 से ऊपर बढ़ जाएंगी। आज हमारे पास 20 चार्जिंग स्टेशन है, आने वाले समय में वो 50 हो जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं आप कह सकते ना कि सरकार इस तरह कदम ही नहीं उठा रही है, या हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। आज जिस प्रकार से आज जो विपक्ष है वो सरकार की केवल आलोचना करता है, उनको कोई काम दिखाई नहीं देता, उनको कहीं पे हरा मतलब ग्रीन भी दिखाई नहीं देती, उनको इलेक्ट्रिक बसें बिल्कुल सही बात है ये। उनको चार्जिंग ठीक है, स्टेशन दिखाई नहीं देते, मिश्रा जी, उनको चौड़ीकरण दिखाई नहीं देता। तो मैं कहूँगी ये अपने में बहुत ही गलत है, और सरकार अगर काम राकेश जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है? दीपक जी, प्रभा जी, एक मिनट, दोनों हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। राकेश जी, इंडिया की नंबर 1 प्लान सिटी चंडीगढ़, और उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर नोएडा प्लान सिटी बनाई गई थी। मैं पिछले 2018 से और अब 25 तक जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देख रहा हूँ, वहाँ एकदम से जो डेवलपमेंट हुआ है वो वाकई में अचंभित करने वाला है। और सड़कें जब उस टाइम बनी थी तो वहाँ ग्रीन बेल्ट का भी ध्यान रखा गया था, लेकिन वो तो बहुत बड़े स्तर पर डेवलप हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे फिर अब बीजेपी और सपा की। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ देहरादून पिछले 7-8 वर्षों से वही विक्रम, वही ब्लू कलर के ऑटोज़, वही जाम देहरादून में घुसते ही। तो ये फ्लाईओवर पर, छोटे छोटे फ्लाईओवर, ये इन चीज़ों का काम क्यों नहीं हो रहा? जब अब हम नोएडा में देखते हैं अंडरपास और फ्लाईओवर बहुत बन चुके हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को
वर्मा जी, हमको समझना पड़ेगा, ये हमारी पुराना शहर है, नए शहर को बसाया जा सकता है, प्लान से बसाया जा सकता है, पुराने शहर को सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जैसे अभी आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में कई जगह हाईवे बन गए, लेकिन दिल्ली में जैसे आप पड़पड़गंज के अंदर घुसोगे, तो शीला दीक्षित ने तो जितने काम किया उतना तो अब तक कह हाँ, सकते तो हैं कि जैसे आप अंदर उन्होंने घुसोगे, बहुत फ्लाईओवर आप- दिल्ली में तो बहुत बड़ी जाम की दिल्ली स्थिति में थी। चारों तरफ फ्लाईओवर है, आपके आने जाने की सुविधा सुगम है, हाँ। लेकिन आप किसी मोहल्ले में अपनी गाड़ी निकाल के दिखाओ, हाँ नहीं, वहां तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ भी अभी क्या है, यहाँ मोहल्ले की सड़क और मेन सड़क एक ही एक है, जैसी। हाँ, है ना। बिल्कुल सही। तो अभी इन चीजों पे, और आज तो मुझे थ्रेड मिला हुआ था हमारे किसी प्रवक्ता के द्वारा कि आज आप हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आज तो मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं, नहीं पूछना लेकिन चाहिए फिर आपको। भी मैं अपनी तरफ आप से, इशारों में पूछ सकते हैं जिस प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूछूंगा कि स्मार्ट सिटी में लाल बोर्ड जो लगे हैं पूरे प्रदेश, पूरे नगर निगम क्षेत्र में, इसके अलावा और कुछ था क्या? जैसे एक उन्होंने केसरिया देखिए मिश्रा जी, जी आपने देखिए बोर्ड भी लगे हैं, बहुत भाई, हर- सौंदर्यीकरण भी शहर का हुआ है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भाई, जो केसरिया उसने बोर्ड लगाया गया, बजट यहाँ पर खर्च किया है। जैसे और हम देखिए, सोच रहे हैं, काम अटल किया है बिहारी को हमारे उन्होंने केसरिया रंग में जो पोता। पूर्व के मेयर भी हाँ। हो, अभी के भी जो अटल मेयर बिहारी को हो, केसरिया रंग में पोता। हाँ। जब सबने विपक्ष काम करा यहाँ तब वो पर मैरून किया कलर में आ है, गया। लेकिन ये अपनी अपनी दृष्टि अब है पैसा कि ही नहीं आपको सरकार के अगर पास। नहीं आता है विपक्ष को, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सरकार के विपक्ष पास को पैसा है सकारात्मक कहाँ? दृष्टि से आप- देखना आप- चाहिए। आप प्रभा जी शासन सत्ता में हो, हमारे मोहल्ले भी की भी सड़क चौड़ी करवा दो, आप प्रभा जी की हमारी भी गाड़ी देखिए, नहीं निकल अब आप पाती है। सारे उनसे इतने सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उनके जवाब सुनकर ये सोच रहा हूँ कि नहीं, प्रभा जी भी कुछ मजबूरियों में होंगी और उनको भी लगता है कि नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए देहरादून का। सजवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डेवलप नहीं, देखिए सिर्फ एक लाइन कहूंगी, डेवलपमेंट एक मिनट, हुआ प्रभा है, जी। आगे भी सुनने दीजिए, होगा। सजवान जी को सुन लेते हैं एक मिनट जी। मैं जितने प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनकी चिंता को के साथ अपनी चिंता को दोहराता हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे जगह जगह से, मैं उत्तर प्रदेश में कई वर्षों तक रहा जी। और आज जगह जगह से सूचनाएं आती हैं। आज मैं बॉबी पवार का भी एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का आदमी कह रहा है जो वहाँ पर पुलिस में अधिकारी रहा है, वो कह रहा है मैं देहरादून का मूल निवासी हूँ। और आज हालात, इस पर आपको भी चिंता करनी चाहिए, सबको चिंता करनी चाहिए कि योगी जी जिन लोगों को वहाँ से अपराधियों को भगा रहे हैं, सब देहरादून पहुंच गया। उनको उत्तराखंड की जनता शरण दे रही है। इसके कई उदाहरण हैं और अगर आप इसकी जांच की सब मांग करें, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उसकी जांच की मांग करेंगे तो हजारों हजार लोग वो मिल जाएंगे जिन्होंने वहां से आकर के अपना जो 2 नंबर का पैसा है वो यहाँ उत्तराखंड में लगाया और उत्तराखंड के लोग आज बेहाल हैं जैसे आप कह रहे हैं। और अब तो सजवान जी, जो बीजेपी लोग वाले बाहर लगवा से रहे हैं कि ये पैसा बाहर से उत्तराखंड में? नीचे आ गए थे, बीजेपी वाले लगवा रहे हैं क्या सजवान जी? बाहरी लोगों को बचाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। आज इतने यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोट बैंक की किसी ने हल्द्वानी, उधमसिंह सुनिए, नगर, ये हम किसकी कह रहे देन हैं, है? किसी ये ने बीज क्या? किसने बोया? हम कांग्रेस की वोट बात बैंक नहीं के कर रहे, लिए हमको- कांग्रेस हम की तो जो ये कह रहे हैं राजनीति कि रही पीछे है कि कार्यकाल केवल में हम ही भी सत्ता पर बने रहेंगे। जो मूल आज निवासी SIR का थे, विरोध क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? आप ये मूल बताइए, आप SIR का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर उनके मेरी पास बहना, सही तरीके से वो लोग मुझको भी बोलने आएंगे दीजिए। तो काम करेंगे वो यहाँ पर। आप हल्द्वानी देख मूल लीजिए, निवास- आप ही के हरीश रावत जी मूल ने उनको निवास को बसाया है किसने ना, खत्म उधमसिंह किया? नगर, नैनीताल, जो ये किसने मूल बसाए हुए निवासी लोग थे यहाँ हैं? के, आपने रेलवे स्टेशन उनके के किनारे अधिकारों उनको को बसा किसने दिया या छीना? नदियों के किनारे उनको बसा दिया। मूल आज निवासियों सिर्फ को- वोट बैंक की थी, आपने उनको वहाँ पर रखा है। तो मैं, मेरा भी ये प्रश्न है प्रभा जी, केवल बोल वोट लेने देना दीजिए, जरूरी हो कांग्रेस गया? के मंत्री जी को आपके भी लिए बोलने राज्य की दीजिए। सुरक्षा कहाँ चली गई? जितने और आज जब लोग SIR हो रहा है तो आप अपराधी उसका भी विरोध कर रहे हैं। उनकी बात तो आपसे ये प्रश्न बनता है कि आपको राज्य की सुरक्षा की इतनी चिंता कब उमा से जी, हो आप गई? बताइए क्या कुछ सुधार होना चाहिए और आपको कौन सी वो जगह लगती है ताकि प्रभा जी समझ लें। और प्रभा जी थोड़ा समझ लीजिए कि कहाँ आवश्यकता है। आप अपने बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को जरा बताइए कि लेटर पैड पर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएं
उमा जी बताइए क्या लगता है? देखिए सचिन जी, सबसे ज़्यादा जो अतिक्रमण हुआ है नगर निगम क्षेत्र में वो हमारे रिस्पना के किनारे और बिंदाल नदी के किनारे हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी मलिन बस्तियाँ बसाई गई, नेताओं ने बसाई, अपने वोट बैंक के लिए बसाई, चाहे जिसके लिए भी बसाई है, वहाँ पे उनके वोट बैंक है। और बड़ा मतलब मैं कहूँगी कि बहुत दुर्भाग्य है कि वो सारे जो विधानसभाएं हैं उसके जो आजकल विधायक हैं वो सारे बीजेपी वाले हैं। तो ये कह देना कि भाई कांग्रेस के जमाने में बसे, कांग्रेस से ही वो विधायक, अगर उमेश शर्मा काऊ जी की बात दीपक जी आप एक दो बता दीजिए कौन सा हाईवे कौन सा फ्लाईओवर बनना चाहिए, फिर मेरे पास समय का अभाव है। दीपक जी जल्दी प्रभा जी, ताकि ये बात ऊपर पहुंचा दें। सचिन जी एकमात्र विकल्प है कि अगर इलेक्ट्रिक बसें यहाँ से वहां जा सकती, दिल्ली जा सकती हैं, तो इंटर स्टेट की जितनी भी है देहरादून की सारा जितना प्राइवेट व्हीकल है उस सारा का सारा आप इलेक्ट्रिसिटी में कर दीजिए, बहुत हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी जल्दी एक लाइन में मैं ये कहूंगा जी कि एलिवेटर रोड जो ये अपनी सर्किल की बन रही है रिस्पना वाली जी, इससे बहुत कुछ सफाई हो जाएगी, बहुत सफाई हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देहरादून का विकास स्वर्ग या नर्क कौन तय करेगा, सरकारों की जिम्मेदारी कितनी है? आज के लिए बस इतना ही।